क्या आप डीप ब्रीदिंग करते हैं? वो मैंने इसलिए पूछा कि मैं रिमाइंड करा सकूं कि हमारे बॉडी के हर पार्ट को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और डीप ब्रीदिंग करके हम हर बॉडी पार्ट तक ऑक्सीजन फ्लो बेटर बना सकते हैं, टॉक्सिन्स को बाहर निकाल सकते हैं और ऐसा करके स्ट्रेस और एंजाइटी से भी छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस ज़रूर से किया करें और इवन आप अभी भी शुरू कर सकते हैं इस वीडियो को देखते देखते। और जहाँ तक ऑक्सीजन की बात है तो ये हमारे हर बॉडी पार्ट के लिए कितनी ज़रूरी है ये आप भी जानते हैं। और इन्हीं में से एक बॉडी पार्ट होता है हमारा ब्रेन, जो नर्वस सिस्टम को रन करता है। इसे अपने फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ऑक्सीजन पूरी बॉडी में नर्व सिग्नल्स और मैसेजेस को सेंड करने में हेल्प करती है। ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है कि अगर किसी रीज़न से ब्रेन को इनफ ऑक्सीजन ना मिले तो ब्रेन सेल्स मरने लगती है। हाँ, सच में। और लो ऑक्सीजन कंडीशन होने पर अगले 5 मिनट में सेल डेड हो जाती है। ये बहुत ही जल्दी होता है और लाइफ थ्रेटनिंग भी। जब ब्रेन टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन युक्त ब्लड जाना रुक जाता है तो ब्रेन सेल्स और टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं। इसी सिचुएशन में आता है स्ट्रोक, जिसके बारे में आपने बहुत बार सुना है, क्योंकि स्ट्रोक एक ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम बन चुका है और इसके ये मामले भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो चुके हैं। और अब हालात ऐसे हैं कि जिन एडल्ट्स की एज 25 साल से ज़्यादा है उनमें 4 एडल्ट्स में से एक को अपने लाइफ टाइम में स्ट्रोक आने का रिस्क बढ़ चुका है। पूरी दुनिया में 110 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस स्ट्रोक को एक्सपीरियंस किया है। तो ऐसे में दोस्तों स्ट्रोक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें पता चल सके कि स्ट्रोक क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे ये डायग्नोज और ट्रीट होता है और कैसे इससे बचा जा सकता है। इसलिए आज के इस वीडियो को पूरा देखिए और हेल्थ के लिए अवेयर होना अब तो शुरू कर ही दीजिए, क्योंकि दोस्तों अच्छी हेल्थ है तो हमारे पास सब कुछ है। आपने सुना ही होगा ये लाइन कि द हेल्थ इज़ वेल्थ, और नहीं है तो हम कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अच्छी हेल्थ बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये स्ट्रोक होता क्या है। स्ट्रोक को ब्रेन अटैक भी कहा जाता है। ये स्ट्रोक हार्ट अटैक के सिमिलर ही होता है, लेकिन स्ट्रोक में ब्रेन की ब्लड वेसल्स अफेक्ट होती है और हार्ट अटैक में हार्ट की। जब ब्रेन के किसी पार्ट को मिलने वाली ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो ब्रेन सेल्स डैमेज हो सकती है और डेड भी। लेकिन ऐसा कब होता है? जब ब्रेन में एक ब्लड वेसल टूट जाती है और ब्लड बहने लगता है, या फिर जब ब्रेन को मिलने वाली ब्लड सप्लाई में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। इन दोनों ही कंडीशंस में ब्रेन टिश्यूज़ तक ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है और बिना ऑक्सीजन के ब्रेन सेल्स और टिश्यूज़ चुटकियों में डेड हो जाते हैं। इस कंडीशन को स्ट्रोक कहते हैं। ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। स्ट्रोक के इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट अफेक्ट हुआ है और कितने तेज़ी से उसका ट्रीटमेंट हुआ है। इसका मतलब हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से सिम्टम्स से स्ट्रोक को पहचाना जा सकता है, ताकि समय रहते ही मेडिकल हेल्प ली जा सके। आइए अब जानते हैं स्ट्रोक्स के सिम्टम्स के बारे में, उसके लक्षणों के बारे में। बोलने में और निगलने में डिफ़िकल्टी होना, चलने में दिक्कत होना, बैलेंस बनाने में परेशानी आना, दूसरों की बातें समझने में परेशानी आना, मेमोरी लॉस होना, बिहेवियर और सेल्फ केयर एबिलिटी में चेंजेस आना, कन्फ्यूज़न होना, बॉडी के एक साइड यानी वन साइड में आर्म या लेग में पैरालिसिस आना या उनका सुन्न होना, एक या दोनों आँखों से देखने में प्रॉब्लम आना, डबल विज़न होना या ब्लर विज़न होना, तेज सिर दर्द होना जिसके साथ वॉमिटिंग, डिजीनेस जैसा फील होना। इसका मतलब डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? जब इनमें से कोई भी सिम्टम नज़र आए तो तुरंत एक्शन लेना होगा। भले ही सिम्टम्स थोड़ी देर के लिए आए और चले जाएं, लापरवाही नहीं की जानी चाहिए। तुरंत डॉक्टर तक पहुंचने पर फोकस करें, क्योंकि ये कंडीशन भी मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है। इसे और क्लियर करने के लिए
कुछ और इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स चेक किए जा सकते हैं और इसके लिए इस टाइम आपको फास्ट होना होगा। इसलिए याद रखिए कि फास्ट का मतलब FAST, फेस, आर्म्स, स्पीच और टाइम, जिसमें फेस यानी कि जिस पर्सन को अनवेल लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, उसे थोड़ा स्माइल करने को कहिए, थोड़ा खुश रहने को कहिए। अगर फेस का एक साइड नीचे लटक जाता है तो स्ट्रोक आ सकता है। आर्म्स यानी कि उस पर्सन को अपने दोनों आर्म्स ऊपर उठाने के लिए कहिए। क्या एक आर्म नीचे गिर जाती है और एक आर्म ऊपर उठाई ही नहीं जा रही तो जल्दी कीजिए, स्ट्रोक आ सकता है। स्पीच यानी कि उस पर्सन को एक सिंपल सेंटेंस रिपीट करने को कहिए। क्या वो साफ नहीं बोल पा रहे हैं? अगर हाँ तो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। ऐसा एक भी केस दिखे तो तुरंत ही मेडिकल इमरजेंसी की हेल्प लें, क्योंकि हर मिनट कीमती है। ज़्यादा देर हुई तो ब्रेन डैमेज और डिसेबिलिटी होने की हायर चांस बनते चले जाएंगे। तो अब आप समझ गए हैं ना कि कैसे इस सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना है। तो अब आके जानते हैं कि स्ट्रोक होने के दूसरे कारण क्या होते हैं। स्ट्रोक 2 कारणों से आ सकता है, एक ब्लॉक्ड आर्टरी और एक ब्लड वेसल का फटना। ब्लॉक्ड आर्टरी होने पर सडन स्ट्रोक आता है और ब्लड वेसल लीक करने या फटने पर हेमोरेजिक स्ट्रोक आता है। कुछ लोगों में ब्रेन को होने वाला ब्लड फ्लो टेम्पररी डिस्टर्ब होता है और इस कंडीशन को TIA यानी कि ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक कहा जाता है। आइए अब इन तीनों के बारे में और जानते हैं। सबसे पहले इस्केमिक स्ट्रोक के बारे में जानते हैं, जो इस स्ट्रोक का मोस्ट कॉमन टाइप है। ये तब आता है जब ब्रेन की ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं या सिकुड़ जाती हैं, जिससे ब्लड फ्लो कम हो जाता है और इस कंडीशन को इस्केनिया कहते हैं। फैटी डिपॉजिट्स के वजह से ये ब्लॉकेजेस हुआ करते हैं। दूसरा टाइप है हेमोरेजिक स्ट्रोक, जब ब्रेन में एक ब्लड वेसल लीक करती है या फट जाती है तो हेमोरेजिक स्ट्रोक आता है। इसके कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे अनकंट्रोल्ड हाई ब्लड प्रेशर, प्लेटिनेट्स का ओवर ट्रीटमेंट, ब्लड वेसल वॉल्स में प्रोटीन डिपॉजिट्स एक्सेट्रा। और अगला आता है ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक यानी कि TIA। इसे कई बार मिनी स्ट्रोक भी कह दिया जाता है। इसमें स्ट्रोक जैसे सिम्टम्स एक टेम्पररी पीरियड के लिए आते हैं और इससे परमानेंट डैमेज नहीं होता है। इस्केमिक स्ट्रोक की तरह TIA भी तभी आता है जब क्लॉट ब्लड फ्लो को ब्लॉक कर देता है। और TIA का मतलब फ्यूचर में पूरा स्ट्रोक आना भी हो सकता है, इसलिए इसे हल्के में ना लें। स्ट्रोक के रीजंस और इसके रिस्क को बढ़ाने वाले भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं और ऐसे रिस्क फैक्टर्स में आते हैं अनहेल्दी डाइट, स्ट्रेस एंड डिप्रेशन, ओवरवेट होना, फिजिकली इनएक्टिव रहना, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेना, कोकेन जैसे इलीगल ड्रग्स का यूज़ करना, हाई ब्लड प्रेशर रहना, स्मोकिंग करना, हाईली कोलेस्ट्रॉल रहना, डायबिटीज़ होना, हार्ट प्रॉब्लम होना, स्ट्रोक हार्ट अटैक की पर्सनल या फैमिली हिस्ट्री होना। बचपन से ज़्यादा एज में भी ये रिस्क ज़्यादा रहता है और विमेंस की वजह मेंस में इसका हाई रिस्क रहता है। रिस्क फैक्टर्स के बारे में जानकर ये आप समझ ही गए ना कि हमारी कौन सी आदतें इस स्ट्रोक को प्रोमोट करती हैं। इसलिए इन हैबिट्स और हेल्थ कंडीशंस को इम्प्रूव करने पर ध्यान दें। और स्ट्रोक से बचाव के लिए क्या क्या किया जा सकता है, इसके लिए ज़रूरी है कि हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो किया जाए बिना किसी बहाने के, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाए। डाइट में से सैचुरेटेड सैचुरेटेड फैट के अमाउंट को कम किया जाए। टोबैको यूज़ को क्विट किया जाए। अल्कोहल से दूरी बनाया जाए। डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखा जाए और एक हेल्दी वेट मेंटेन रखा जाए। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रिच डाइट ली जाए। रेगुलर एक्सरसाइज किया जाए। रेगुलर चेकअप्स कराए जाएं और OSA का इलाज लिया जाए। ये एक स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें नींद में शॉर्ट पीरियड के लिए सांस लेना बंद हो जाता है। तो इस तरह स्ट्रोक जैसे मेडिकल इमरजेंसी होने के चांसेस बहुत ही कम किए जा सकते हैं। अब आगे ये जानना भी बेहतर होगा कि स्ट्रोक का डायग्नोसिस कैसे होता है।
तो देखिए, डॉक्टर डायग्नोस के दौरान सिम्टम्स चेक करते हैं और मेडिकल हिस्ट्री का पता लगाकर स्ट्रोक रिस्क फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हैं। ब्लड प्रेशर चेक करना, मेडिकेशंस के बारे में जानना, हार्ट बीट सुनना इसमें इंक्लूड होता है। इसके अलावा फिजिकल एग्जाम्स के थ्रू बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, वीकनेस, सुन्न फेस, आर्म या लेग्स को चेक करना और विजन के प्रॉब्लम्स का पता लगाया जा सकता है। उसके बाद स्ट्रोक डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट, जो ब्लड शुगर लेवल्स, प्लेटलेट काउंट्स, इन्फेक्शन, ब्लड क्लॉटिंग, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के बारे में बताए। इसके लिए ज़रूरत होने पर MRI और CT स्कैन भी कराया जा सकता है। इनके अलावा ECG यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, सेरिब्रल एंजियोग्राम, कैरोटेड अल्ट्रासाउंड और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की ज़रूरत भी पड़ सकती है। सही तरह से डायग्नोज होने के बाद इलाज शुरू किया जाता है, जिसमें मेडिकेशंस के अलावा मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी सर्च और सर्जरी के ज़रिए इलाज किया जाता है। और स्ट्रोक रिकवरी 4 मेन एरियाज़ पर फोकस करती है: स्पीच थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, रीलर्निंग सेंसरी स्किल्स और फिज़िकल थेरेपी पर। तो दोस्तों, इस तरीके से अब आप जान चुके हैं कि स्ट्रोक क्या होता है, कैसे होता है, कितना रिस्की होता है, किन लापरवाहियों की वजह से ये रिस्क बढ़ता जाता है, कैसे इसके साइंस को पहचान कर तुरंत फास्ट एक्शन लेकर हम खुद को और अपनों को इस खतरे से बचा सकते हैं। इसलिए स्ट्रोक से मैक्सिमम प्रिवेंशन के लिए अपने लाइफस्टाइल को हेल्थ से कनेक्ट कर लीजिए और इस वीडियो को उन सबके साथ ज़रूर से शेयर कीजिए जिनकी हेल्थ के लिए आप कंसर्न हैं, क्योंकि हेल्थ अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। ये वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और अब चलिए, अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। फिर हम मिलेंगे कुछ बहुत ही अच्छे से और एजुकेटेड कंटेंट्स के साथ ओनली ऑन TK क्विक सपोर्ट पर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।